नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। और आप इस वक्त हमारे साथ अब आ चुके हैं भोपाल में। जी हां, 24 का रण जो कि है प्रचंड। ये प्रचंड इसलिए है कि भले ही कोई कहे किसी की लहर है, कोई कहे किसी की गारंटी है, लेकिन जनता ही तय करती है कि उसे किसे जिताना है और किसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाना है। हमारे साथ इस वक्त भोपाल की बहुत ही समझदार जागरूक जनता है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि चुनावों में नेताओं के लिए आप लोग बहुत तालियां बजाते हैं, लेकिन एक नेता को नेता बनाने वाले ये तमाम कार्यकर्ता, ये तमाम आम जनता जो है हमारे साथ है। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, यहाँ आने के लिए। हमारे साथ कुछ बहुत वीवीआईपी मेहमान जुड़ेंगे इस वक्त। खास बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि इस मंच पर बीजेपी, कांग्रेस और तमाम ऐसे लोग जो है वो जुटा सकें जो आपके सरोकार उनसे सीधे जुड़े हों। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रत्याशी और भोपाल के एक ऐसे नेता जिन्हें सब अपना समझते हैं, भोपाल की असल पहचान को अपने अंदर कायम रखने वाले आलोक शर्मा जी। बहुत स्वागत आलोक जी। नमस्कार आलोक जी। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सिटिंग सांसद का टिकट काटकर आपको दिया गया है। बहुत उम्मीदें हैं, क्या आपका विजन है? सबसे पहले तो ये बताइए, भोपाल के लोगों को क्या नया देंगे? क्योंकि 1984 से बीजेपी यहां पर जीतती आ रही है। 84 से 24 हो गया, बीजेपी को जो करना था कर लिया होगा। आपके पास क्या नया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाकर लोकसभा में भोपाल की जनता पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं, यहां की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया है, एक बार शहर का महापौर बनाया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भोपाल सीहोर संसदीय सीट से मुझे सांसद का प्रत्याशी बनाया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी, जिससे मैं आने वाले समय में भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा में हम विकास का रोड मैप बनाकर वो काम को हम समय सीमा में पूरा करेंगे। आलोक जी, मैं ये माइक आपको देना चाहूंगा। ये माइक मुझे दीजिए। मुझे ये बताइए, कोई 3 काम अगर आप गिनाना चाहें जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो भोपाल को आप निश्चित तौर पर देंगे गारंटी के साथ, जैसे मोदी जी की गारंटी है, आज आलोक भैया की गारंटी भोपाल को दीजिए। कौन से 3 बड़े काम आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आज हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है, मेट्रो सिटी बना है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना है। अगर भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला मेरा जो प्राथमिकता होगी, क्योंकि मैं पुराने भोपाल से आता हूँ, बर्रूकट भोपाली बेटा भी हूँ और यहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हूँ। मुझे याद है वो 2 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात का 1 बज रहा था। यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिश्ती है। हमारा पूरा परिवार, पुराना भोपाल का हर घर का परिवार का, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, सब भोपाल की सड़कों के ऊपर भागते हुए आ रहे थे। मौत के मंजर को मैंने देखा है। कई लाशें से पटी हुई थी, कई लाशों का हमने अंत्येष्टि की है। पर आज मैं चाहता हूं कि भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो आने वाले समय में जो यूनियन कार्बाइड है उसका वैज्ञानिक तरीके से उसके कचरे का निष्पादन कराऊं और आने वाली पीढ़ी इस बात का संकल्प ले कि भविष्य में इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी ना हो। और वहां पर एक मैं स्मारक बनाऊंगा जो ये प्रेरणा देने का काम आने वाली पीढ़ी को करेगी कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी भोपाल में तो कम से कम देश में भी कम से कम ना हो। इसके अलावा शहर के क्षेत्र का हमने देखा बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आसपास के कई इलाके हैं, विदिशा है, इधर होशंगाबाद देख लीजिए, सीहोर देख लीजिए, विस्तार हो रहा है। वक्त की मांग है कि भोपाल को अब और ज्यादा एनलार्ज किया जाए। उसको लेकर कोई विजन है आपका सर? देखिए, मैं चाहता हूं ये भोपाल हमारा है और हमारे हर सांस में मेरे भोपाल तड़पता है। मैं चाहता हूं भोपाल का अब विस्तार नहीं हो, भोपाल का विकास हो, क्योंकि लगातार विस्तार में क्या होता है, अवैध कॉलोनियां बनती हैं और अवैध कॉलोनी के कारण ऐसे लोगों पे मैं समझता हूं शिकंजा कानून का कड़ा होना चाहिए और आने वाले समय में इसकी
भोपाल का जो 418 वर्ग किलोमीटर में ये भोपाल फैल गया है, इसकी सीमाएं तय होना चाहिए। वो सीमाएं तय होके अब डेवलपमेंट सीधा ना होते हुए वर्टिकल होना चाहिए और भोपाल का विकास होना चाहिए। उस दिशा के अंदर हम काम करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे सांसद के रूप में भोपाल की जनता आशीर्वाद देगी। तो आजकल ट्विन सिटी की जो कल्पना है, आज जिस प्रकार से अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिस प्रकार से हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के रूप में जोड़कर विकास किया जा रहा है, वो मॉडल हम भोपाल में लाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हम चाहेंगे भोपाल और सीहोर को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में हम भोपाल का डेवलपमेंट करें। हम चाहेंगे कि भोपाल और बेरसिया को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में हम भोपाल का विकास करें। ठीक है, एक बड़ा वादा किया गया था आईटी हब का। इंदौर में तो आईटी हब बन गया। ये भोपाल के हमारे लोग जो युवा हैं वो पढ़ लिख करके कभी इंदौर, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, कोई आईटी फील्ड में, कोई कहीं। उन्हें घर में रोजगार क्यों नहीं देते आप? भोपाल में क्या दिक्कत है आईटी हब बनने में? देखिए, भोपाल में आईटी पार्क तो आया है, आईटी हब भी बनना चाहिए। मैं सबसे पहले देश की उन राजधानियों का अध्ययन कर रहा हूं जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना, पर इसके बाद जो राजधानी बनी वहां डेवलपमेंट तो हो गए, परंतु हमारे भोपाल में क्यों नहीं हुए, उन कारणों का भी अध्ययन कर रहा हूं। आने वाले समय में हमारे भोपाल में नई पीढ़ी आ गई है, नए बच्चे आ रहे हैं और स्टार्टअप के क्षेत्र में बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि स्टार्टअप हब भी बनना चाहिए। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की, BHEL की 2000 एकड़ जमीन है जिसपे कहीं ना कहीं भूमाफिया कब्जा करता है। ऐसी लैंड के ऊपर हम भारी उद्योग मंत्रालय से आप बड़े बड़े उद्योग लेके आए जिससे हमारे भोपाल के नौजवानों को रोजगार भी मिले। हमारे भोपाल का ये बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का नवाब सिद्दीक हसन सभा का तालाब, भोपाल का मोदिया तालाब, भोपाल का लेंडिया तालाब, भोपाल का सारपुरा तालाब, इस शहर की आत्मा, इस शहर के प्राण है, इस शहर की धरोहर है। उसको सजाना, उसको संवारना, उसको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी है। आने वाले समय में हम तालाबों का भी संरक्षण करेंगे। वो टूरिज्म की दृष्टि से क्या क्या संभावना है उस दिशा में काम करेंगे जिससे टूरिज्म भी बढ़े और हमारे भोपाल के नौजवानों को रोजगार भी मिले। आलोक जी, देखिए, मैंने बताया कि 84 से बीजेपी के सांसद है। अब जाहिर सी बात है, डबल इंजन की सरकार को बहुत लंबा वक्त हो गया और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से बीजेपी को मौका दिया, अब बहुत वक्त मांगने की गुंजाइश रह नहीं जाती। आप चूंकि बहुत बेलाग बात करते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं, इसलिए मैं सीधा पूछता हूं, अभी आपको लगता है कि हाँ कसर रह गई है, या आपको लगता नहीं सब कुछ बिल्कुल राम राज्य है, कोई काम करने को बाकी नहीं है? देखिए, ऐसा है, आज भोपाल का जितना विकास हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग बैठे और यहाँ पे भोपाल का जनता जनार्दन भी बैठी है। इस बात को समझना पड़ेगा, 70 साल तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, परंतु हमारे भोपाल का विकास नहीं हुआ। अगर आज भोपाल के ऊपर जब हमको एयरपोर्ट जाना पड़ता था तो लाल घाटी चौराहे पे जाम लगता था। अगर आज लाल घाटी चौराहे के ऊपर हेमू कलानी ब्रिज बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अगर आज पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की आप बात करते हैं तो पुराने भोपाल और नए भोपाल के ऊपर भी वहां पे अगर राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। भोपाल के बेटे को शहर की जनता ने महापौर बनाया। आप पुराने भोपाल और नए भोपाल की तरफ जाते हैं तो आहाता रुस्तम खां हिंदी भवन, पॉलिटेक्निक, अगर पॉलिटेक्निक से डिपो चौराहे तक अगर आज स्मार्ट रोड बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आप ये छोटा तालाब देख रहे हैं, इस छोटे तालाब के ऊपर देखिए, ये भी पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे भी भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने पुराने शहर और नए शहर के अंदर कमला पार्क पे जो ट्रैफिक जाम होता था वहां 50 करोड़ रुपए की लागत से रानी कमलापति ब्रिज बनाकर मैंने जनता की सेवा करने का काम किया है। अगर आप बात करते हैं, जब हम होशंगाबाद जाते थे, होशंगाबाद रोड के ऊपर हबीबगंज स्टेशन नाम था, अब रानी कमलापति स्टेशन नाम हो गया। वहां पे हबीबगंज का फाटक 2-2 घंटे बंद रहता था कि नहीं रहता था? ठीक है, अरे रहता था कि नहीं रहता था? अगर आज वहां पे
वीर सावरकर सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। अगर आप सुभाष नगर की बात करते हैं, जब भी सुभाष नगर जाते थे फाटक बंद रहता था कि नहीं रहता था, और अगर आज वहां पे फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। अगर आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। अगर आज भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पे आया, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। अगर आज कानपुर के ऊपर 100 साल का कचरा खनती थी, उस कचरे को हमने वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करके खूबसूरत पार्क बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। आपके क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य बहुत इलाका है, बहुत बड़ा। एक मिनट, मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लगे। कुछ लोगों ने कहा ये मोदी के सबका साथ सबका विकास का सबूत है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये मैनेजमेंट है। क्या कहेंगे आप? नहीं नारे नहीं, ठीक है ना प्लीज नारे नहीं, प्लीज नारे नहीं। एक मिनट रुकिए, प्लीज नारे नहीं। सवाल सुनिए, प्लीज नारे नहीं। देखिए, एक मिनट बैठिए, 2 मिनट शांत रहिए। अभी सवाल ले रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के सवाल ले रहे हैं। आपके पास भी आ रहे हैं, देखिए आएंगे आपके पास। अरे आप आएंगे, अभी बहुत वक्त है। भाईजान आप बैठिए जी, आप बोलिए। देखिए, नो, आप लोग ये नारे लगा, एक मिनट आप लोग समझ लीजिए, ये नारे मत लगाइए। ना, ये नारे मत लगाइए प्लीज, ये नारे मत लगाइए प्लीज। ना, कोई नहीं लगाएगा नारे, कोई नहीं लगाएगा। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, ठीक है, वो शांत हो गए, आप लोग शांत हो जाइए। 2 मिनट रुकिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत आप लोगों के पास आएंगे। ना, उनसे पूछने दीजिए भाई साहब, वो प्रत्याशी आपके पास भी आ रहे हैं। ना, आपके पास आएंगे, आपके सवाल भी लेंगे। हाँ बोलिए, ये एक अंतिम सवाल है, उसके बाद हम पब्लिक के पास आ रहे हैं, आप बताइए। देखिए, हाँ, पिछले दिनों मैं ईद के त्योहार के ऊपर जी बोहरा समाज में गया। बोहरा समाज मुस्लिम समाज का प्रमुख अंग है। वहां पे मुझे बुलाया, हमने ईद की मुबारकबाद दी, और ईद की मुबारकबाद देते हुए हमने उनसे पूछा मोदी है तो बोहरा समाज के मुस्लिम लोगों ने कहा मुमकिन है। हमने कहा आपकी बार बोहरा समाज के लोगों ने बोला 400 पार। तो कुल मिलाकर देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, भोपाल बदल रहा है। हम किसी की जबान में नहीं डाल सकते। अगर जो सत्य है तो स्वीकार करो। कल आप तुष्टीकरण के नाम पे वोट लेते थे कांग्रेस को, अब वो कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है तो आपको घबराहट मच रही है। ठीक है, मच रही है कि नहीं? मैं इतना कहना चाहता हूँ, रईस मियाँ, छोटे मियाँ, कल्लू मियाँ, आप बहुत स्वीकार कर रहे हो, चिल्ला रहे हैं आप मेरे भाई, पूरी बात तो सुनिए। अगर आप प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल में मकान लेते हैं तो स्वीकार तो करिए मियाँ कि मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल में मिला है। ठीक है, अगर आप आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराते हैं तो कल्लू मियाँ स्वीकार तो करिए। मामला देखिए, मामला नजर का है और नजरिए का है। नजर का तो डॉक्टर अजवानी से इलाज करा देंगे, पर आपके नजरिए का क्या करें? इतना नजरिया भी सुधरेगा। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम भोपाल में हम कर रहे हैं इस वक्त जनता के साथ, जनता के नुमाइंदों के साथ, जो सपोर्टेड है सेज यूनिवर्सिटी के जरिए, जो मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जिसमें हमें सपोर्ट किया है, हमें सुजुकी मां सुजुकी की तरफ से सहयोग मिला है, सिंधी मेला समिति भोपाल और उमंग नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमें सहयोग किया है। एक बार मैं जरा अपने मुस्लिम भाइयों से भी बात कर लूं कि वो क्या कह रहे हैं। बस भाषा की मर्यादा को आपको ख्याल रखना है, आपका हर सवाल पूछा जाएगा। मुझे आलोक जी आपसे ये पूछना है कि बोहरा समाज कितने % है भोपाल में जिसकी आप बात कर रहे हैं? आप जिसको मुस्लिम का अंग बता रहे हैं, कितना है? पहले ये बताइए, आप कितने वोट हैं? % नहीं, एक आदमी की भी अगर अपनी राय है तो उसको आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे ना। आप बोहरा समाज पे इस तरह की बात करके बोहरा समाज का अपमान, कांग्रेस बोहरा समाज का अपमान नहीं कर सकती। कांग्रेस में MIM से आप सवाल लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने बोला कि 5 लाख तक का इलाज जो है आपके प्रधानमंत्री जी जो है वो 5 लाख तक का लाभ ले रहे हैं, तो हम लोग बोले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है मोदी जी ने हमारे देश की जनता के साथ किया। उनको जो कोरोना वैक्सीन जो लगाया, जो कोरोना की जो वैक्सीन लगाई है, उसका जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि इसको चेक कराया जाए कि लोगों के लिए साइड इफेक्ट का कारण ना बने, तो उस वक्त उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। और आज हालत ये है कि आप देखिए पूरे देश की
जनता हार्ट अटैक से, आप भी एक सवाल लीजिए। ये भाई हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से मर रही है, तो ये जनता की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो मोदी जी ने दो किया। सवाल हो गए। मोदी जी की क्या गारंटी है? ये 2023 के अंदर चुनाव हुए नगर निगम के, आपने कहा 450 का सिलेंडर देंगे, बताइए कहाँ मिल रहा है? आपने कहा 1 मिनट आलोक भाई, आप भी इस शहर के महापौर रहे और अभी हर के आए हो आप। अभी पब्लिक आपको चाहती कहाँ है? पब्लिक चाहती है, शहर का बेटा तो कह रहा हो आप, मगर आपको लोग चाहते नहीं है। ये आप गलतफहमी के शिकार नहीं, जमीन पे उतरो, कागजों पे काम नहीं होगा। ठीक है। अब एक ये जो सवाल आए हैं, एक लास्ट राउंड ऑफ में सवाल लूंगा, इसके बाद दूसरे मेहमान चूंकि हमारे आ रहे हैं। ये जो 4 सवाल आपने सुने, एक जुड़ा हुआ था वैक्सीन से, एक जुड़ा हुआ था कि आप पिछला चुनाव हारे हैं, एक जुड़ा हुआ था मोदी की गारंटी जो सिलेंडर सस्ता नहीं मिला, और भाई साहब का सवाल, चारों सवाल के जवाब प्लीज आप दे दें। आलोक जी प्लीज बोलिए। क्या क्वेश्चन था? एक तो वैक्सीन का था कि वैक्सीन में जो लोगों की अब डेथ हो रही है, दूसरा सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ, उसकी गारंटी पूरी नहीं हुई, तीसरा यह है कि जो आप एक चुनाव हार चुके हैं अभी। चुनाव हारने वाली बात है तो सुन लीजिए मियां, सुन लीजिए मियां, ये समझ लीजिए। पिछले 70 सालों से कांग्रेस भोपाल का, जो पुराना भोपाल का उत्तर विधानसभा है और मध्य विधानसभा है, यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता, यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होता, यहाँ का चुनाव हिंदू और मुसलमान का चुनाव बना देते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना देते हैं, और जिसके कारण पुराने भोपाल में आज डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अल्पसंख्यक मतदाता ज्यादा संख्या में हैं और बहुसंख्यक मतदाता कम संख्या में हैं। अगर फेयर चुनाव कराओ तो मियां तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है भोपाल के अंदर। ठीक है, क्या बात, ठीक है। सिलेंडर के दाम देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने, आपकी तो 70 साल सरकार रही, चेचक के टीके नहीं आते थे, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और आज वैक्सीन का टीका लगाकर देशवासियों की जान बचाने का काम किया। आज उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से वो घर में आपके अब्बा, आपकी अम्मी, आपकी बाजी, आपकी खाला, हमारी दादी गैस चूल्हे के ऊपर, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती थी, आंखों से धुआं निकलता था। आज हर गरीब को उज्ज्वला गैस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने गैस चूल्हा देने का काम किया। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जिनको यही नहीं मालूम कह रहे 23 में नगर निगम के चुनाव हुए। अरे पढ़ लिख के तो आओ, चुनाव कब हुए यही नहीं मालूम। ठीक है सर, हम जानते हैं कि इस वक्त आलोक जी हमें अपना जो प्रचार सभा उनकी चल रही थी वो छोड़ करके वक्त निकालकर हम न्यूज 24 के कहने पर आए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, आलोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जनता से सवाल लेता रहूंगा, जनता से मैं सवाल लेता रहूंगा। अभी बीजेपी से और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। एक सवाल, कोविड वाला सवाल अभी एक और सवाल करना, अभी बीजेपी वो झूठ बोल के गए, झूठ बोल के, उसका भी हमको जवाब चाहिए, झूठ बोल के चाहिए, भाग गए वो बीजेपी के एक लीडर, वो झूठे आदमी भग गए। भाई साहब, वो झूठ बोल के, आपने एक सवाल का जवाब लिया, उन्होंने जवाब दिया, यही झूठ बोल के चले गए। 4.5 हमारे साथ और लीडर हैं, हमारे साथ यहाँ भी है। आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? भाई साहब कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड का विरोध करने वाले ये लोग थे। हमें गर्व होना चाहिए था, इंडिया में सबसे पहले कोविड की वैक्सीन हुई और वो भी सक्सेस हुई। जो विरोध करते थे मुंह छुपा के, वही वैक्सीन लगवा के आए और आज विरोध कर रहे हैं। देश के विश्व के 56 देशों में फ्री कोविड बांटी गई है। ये पहला देश है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो नहीं तो 140 करोड़ जो जनता थी वो आधी हो जाती है अगर कोविशील्ड नहीं लगती। ठीक काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। और ज्यादा से ज्यादा जो ये बात चल रही है, सभी महिलाओं को, कोई जातिवाद नहीं रहा इसमें, सब नहीं रहा। बताइए कि उज्ज्वला गैस का लाभ किसने नहीं उठाया, जो राशन मिल रहा है उसका लाभ कौन नहीं उठा रहा है? क्या एक हिंदू जातिवादी वाले ही उठा रहे हैं क्या? सारे चारों समाज के लोग उसका। महिलाएं खुश हैं इस वक्त सरकार? जी बिल्कुल,
जितना विकास महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों में हुआ है उतना 70 सालों में कभी नहीं हुआ। ये पूरे देश की महिलाएं जानती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि सभी वर्ग के हितों के लिए काम किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और मेरे साथ लोग हैं, कुछ यूथ भी है हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे, आएंगे, आपके पास भी आ रहे हैं सर, आपके पास भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, आप में से जी, आपको क्या लगता है, क्या अब देश में और प्रदेश में विकास हो रहा है? हाँ, पूरी तरह से विकास हो रहा है। भोपाल की स्थिति ये थी कि पुराने भोपाल को नए भोपाल को जोड़ने वाली बात करें या लाल घाटी पे जाम की बात करें या करोद पे जाम की बात करें, ये सब चल ही रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस तरह से ख़त्म की है, सारा जो एयरपोर्ट रोड बनाया है, उसके बाद फिर करोद पे भी जो 8 लेन होने वाला है, उसके बाद वहाँ पे सारी व्यवस्था होने वाली है कि सारा ओवरब्रिज बनेगा करोद चौराहे पे भी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब विकास। सेज यूनिवर्सिटी से कुछ हमारे साथ जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विकास के दौर को, क्या ये सही लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। ये सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम निशी रावत है, मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं एक फ्रीलांस एंकर भी हूँ। तो अगर देखा जाए आज जो स्थिति चल रही है हमारे देश में, विकास ज़रूर हो रहा है, विकास पे कोई शक नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि हम देखते हैं आज जितना विकास हो रहा है उसमें अभी भी कुछ कुछ क्षण बाकी हैं जिन पे हमें फोकस करना ज़रूरी है। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारी विपक्षी पार्टियों में आज कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे नेताओं की कमी है जो अभी हमारे देश का विकास उतना ना कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मोदी जी, अमित शाह जी जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी कुछ ऐसी आइडियोलॉजी है जो आगे चल के हमारे देश को काम आएगी। अगर दूसरी पार्टियों के पास भी कोई ऐसा कोई भावी नेता होता, कोई भावी चेहरा होता, कोई भावी मुद्दा होता, तो हमें उनको सपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आप अलग है, हम अलग है, हम सब एक हैं। हम सब इस काम की ओर चलें, इस काम की ओर जाएं आगे, जिससे हमें पता चले कि हमारे देश का विकास हो। आप और हम अलग नहीं है, हम सब साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर तरह की आवाज आ रही है और इस बीच हमारे साथ मंच पर कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं, खास मेहमान जो हैं, मैं अपने दर्शकों का उनसे तारुफ करा देता हूं। दोनों ही पार्टियों के मीडिया को हेड करने वाली जो सेल है, उनके हेड आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी का बहुत स्वागत है और मुकेश नायक जी हमेशा हमें सहयोग करते, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कांग्रेस से। सबसे पहले मैं मुकेश जी आपसे सवाल लेता हूं, क्या आपको लगता है, 2-3 ऐसे मुद्दे बताइए जो इस चुनाव में आपको लगता है सीधे सीधे कांग्रेस के फेवर में है? सर देखो, सबसे पहले जो कांग्रेस के लोग यहाँ आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, ना बीच में बोले ना कोई नारे लगाए। हमें और आशीष को एकेडमिक बात करना है, बहुत अच्छी बात करना है, तब जो लोगों की समझ में आए चुनाव के मुद्दे क्या हैं। ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में किन राष्ट्रीय मुद्दों पर हमें चर्चा करना चाहिए, हम उसके बारे में यहाँ विमर्श करने के लिए आए हुए हैं। आपने बोला कि प्रमुख समस्याएं क्या है। देखो, किसी भी देश में प्रमुख समस्या होती है उस देश के नौजवानों को काम, रोजगार। मैं थोड़े बहुत विषय उठाता हूं जो मेरी जानकारी में है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली है जो भरे नहीं गए। स्वास्थ्य विभाग में 80,000 पद खाली है जो भरे नहीं गए। गृह विभाग में 1 लाख पद खाली है जो भरे नहीं गए। कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे और एमएसपी पर कानून बनाएंगे और एमएसपी बताएंगे कि क्या है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी 2400 और 3600 से ज्यादा धान और गेहूं के दाम नहीं बढ़ पाए। किसान की फसल सस्ते दामों पर जाती है और उपभोक्ता को प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर मिलते हैं। ये जो इम्बैलेंस है इसको दूर करने की जरूरत है। एक चीज और बोलकर अपनी बात पूरी करूंगा कि देखिए, कृषि उपकरण महंगे हो गए, खाद बीज के दाम महंगे हो गए, यूरिया कितना महंगा हो गया, डीएपी कितना महंगा हो गया, सुपर फास्फेट पोटास कितना महंगा हो गया और मजदूरों के दाम भी इस बीच में बढ़े। जो 1 हेक्टेयर में उत्पादन लागत किसान की होती थी, 1 हेक्टेयर में करीब करीब वो 15,000 होती थी, आज वो उत्पादन लागत 25,000 हेक्टेयर हो गई किसान की। अब ऐसी स्थिति में अगर आप किसान के प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ाएंगे, एमएसपी को सुनिश्चित नहीं करेंगे, अगर आप ये प्रोडक्ट्स की कीमतें कम नहीं करेंगे, तो आप बताइए कि खेती करने वाले अन्नदाता की हालत सुधरेगी क्या इस देश में? ठीक है आशीष जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला नौकरी रोजगार से संबंधित बहुत मौजूद सवाल है उनका, और दूसरा है किसानों की स्थिति से, क्या कहेंगे सर आप?
देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपके चैनल और सभी दर्शकों को मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। मुकेश जी विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही जो आत्मविरोधाभासी हैं। उन्होंने कर्मी कल्चर की बात की, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस मध्य प्रदेश में अगर कर्मी कल्चर अगर किसी सरकार ने प्रारंभ किया तो मुकेश जी की पार्टी की दिग्विजय सिंह सरकार है। जहां तक बात है रोजगारों की, तो मैं चाहता हूं कि मुकेश जी अब नोट करना प्रारंभ करें। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब ईपीएफओ के खाते, प्रोविडेंट फंड जो नौकरी के सैलरी के पैसे में से कटता है, उस समय 11 करोड़ खाते हुआ करते थे। आज एक दिन पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये 27 करोड़ है, यानी कि 16 करोड़ नए खाते, मतलब 16 करोड़ नए नौकरी। 8 करोड़ मुद्रा लोन जो मिले, 61 लाख रेहड़ी व्यवसायियों को स्ट्रीट वेंडर योजना के थ्रू लाभ मिला, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 50 करोड़ जनधन के खाते। जो सड़कें कभी 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही हैं। कंजम्पशन बढ़ा, 50 लाख से अधिक चौपहिया वाहन जुड़े। उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लगभग 35% बढ़ा। अगर इस देश में रोजगार नहीं होता तो क्या यह बढ़ता? तो इसलिए अगर आप समुचित बात करें, मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की बात की थी, और आंकड़े दर्शाते हैं और आर्थिक स्थिति भारत की ये दर्शाती है कि जो हम कभी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज 5वें नंबर की हैं, और मोदी जी की गारंटी के साथ हम 3रे नंबर की पहुंचने वाले हैं। तो आर्थिक जगत में जो हमने काम किया मुकेश जी, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहता है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में चमकते हुए सितारे की तरह है। मनमोहन सिंह जी जैसा दबा कुचला हुआ देश नहीं है। अब उसके बाद आपने बात कही किसानों की, तो देखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें जो मनमोहन सिंह सरकार 10 साल तक अपनी टेबल के नीचे दबा के बैठी रही, कम से कम उनकी पार्टी के नेताओं को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई और पिछले 10 सालों में खेती किसानी पर जो अर्थव्यवस्था का बजट होता था वो आज 5 गुना है। एमएसपी पे निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, और जो छोटे मझोले जो किसान होते थे ना, ऐसे 11 करोड़ से अधिक किसानों को हम किसान सम्मान निधि देते हैं। 6,000 मोदी जी देते हैं और 6,000 मध्य प्रदेश की सरकार देती है। तो बीज से बाजार तक जो हमारी सरकार ने किसानों के हित में काम किए हैं, वो आजाद भारत की इस चमकती हुई जो कथा लिखी जाएगी उसमें सदैव याद रखा जाएगा। ठीक है आशीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल अगर आप मुकेश जी इजाजत दें तो एक सवाल मैं दर्शकों से ले लेता हूं, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर आप कांग्रेस से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछिए। देखिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले आज अल्पसंख्यक आबादी की भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, बताना चाहिए कि जो विरासत टैक्स ये लोग लगा रहे हैं उसको बांटने की इनकी रणनीति किस प्रकार से है, आखिर कैसे बांटेंगे? देश का बहुसंख्यक नागरिक जानना चाहता है। तो ऐसा कौन सा इनके पास फॉर्मूला है जिससे यह वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने जाए? एक सवाल फिर मैं आशीष जी के लिए लूंगा इस पक्ष से। जी मुकेश जी, जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही जा रही है, क्या वो 1985 में विरासत टैक्स को स्टेट फ्री करने की एक संशोधन हुआ था। अब आप पहले ये बताएं कि विरासत टैक्स क्या है, तो फिर हम उसका उत्तर दें। देखिए कई पश्चिमी देशों में जो संपत्ति होती है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती है, तो उस दौरान संपत्ति का एक भाग अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से उसको। अरे तो आपकी मानसिकता पश्चिमी है, आपको न भारत का विकास दिखाई देता। आपके नेता पश्चिमी चीजों को यहाँ ला करके लागू करने की बात करते हैं। मुकेश जी प्लीज, हाँ कैरी ऑन कीजिए। भैया 1 मिनट आशीष भाई। नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग हमारे देश के हीरो हैं, और इनकी जो विरासत है, इनके जो विचार है, वो हमारी संपदा है। जो आनंद भवन जो जिसमें नेहरू जी का जन्म हुआ, मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, वो जो भवन है आनंद भवन, वो हजारों करोड़ का है, और नेहरू जी ने अपने जीते जी उसको दान में दे दिया। मुकेश जी, और ये कह रहे हैं कि वो एक आप जो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने इसलिए ये टैक्स लगाया ताकि इंदिरा गांधी की संपत्ति को हड़प सके। ना राजीव गांधी नहीं। देखिए ये गफलत इसलिए हुई कि जब आप अपने घोषणा पत्र में ये बात करते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है उसको चेक करेंगे, और फिर हम गरीबों को या
दूसरे खास तौर से एक वर्ग को ये कहा जा रहा है कथित तौर पर कि ये कांग्रेस ने कहा कि एक खास वर्ग को उस संपत्ति को बराबर के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जरा मेरा घोषणा पत्र दो, इनको कहाँ लिखा है इसमें? ये जो आरोप जो देखो, ये भ्रम फैला। एक मिनट भाई, बहुत हाँ, लो पढ़ो ठीक है, आप पढ़ो। ये पढ़ने नंबर पे पढ़ के बताओ एक ही मुद्दे पर हम अटक नहीं सकते, आप पढ़ लीजिए तब तक मैं जल्दी भाई देखो, डिबेट में क्लैरिटी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आशीष जी से कोई सवाल करना चाहेगा भाषा के नंबर पे, उस पर हम आएंगे वापस। आशीष जी से कोई सवाल, उसमें फ्लैग लगा हुआ, हम जानते थे, आप पूछेंगे। मुकेश जी एक मिनट, वो जब तक पढ़ रहे हैं हम आप उस पर आएंगे। सब शांति रखो, एक बार कोई चिंता करनी। आशीष जी से एक सवाल है कि जो सन 1900 अच्छे से पूछना सवाल, 2019 के अंदर चुनाव हुए, उसके अंदर मोदी जी ने किया था हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ दिए बताइए। अच्छा, दूसरी बात, हर शहरी को विकास देंगे, कहाँ दिया आपने विकास? ठीक, आपने कहाँ दिया? एक मिनट बस ठीक है, हो गया। सरकार दावा करती है कि हम विश्व गुरु हैं और अभी आपने कहा कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन आज मजदूर दिवस है। आज भारत के मजदूरों को वेतन देने में हम 128वें नंबर पर हैं। अभी सांख्यिकी मंत्रालय ने जो बेस ईयर बदलना चाहिए वो 2016 में बदला था, इसके बाद 2021 में बदलने के आधार पर वेतन देना था, लेकिन वो बेस ईयर अभी 2024 चल रहा है, बेस ईयर नहीं बदला। और दर्दनाक हालत ये है कि मध्य प्रदेश में 2001 के बेस ईयर के आधार पर, मतलब 20 साल पहले के बेस ईयर के आधार पर न्यूनतम वेतन, अधिकतम न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। हमारा ये मजदूर दिवस पे आग्रह है कि क्या आप दोनों का ओपिनियन क्या रहेगा और क्या आप ताजा नवीनतम बेस ईयर के आधार पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और जो श्रमिक हैं उनको क्या न्यूनतम वेतन अधिकतम प्रदान करेंगे? क्योंकि आज भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कोरिया और जापान से पीछे। ठीक है आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वेतन विसंगति को लेकर और श्रमिकों के शोषण को लेकर क्या कहेंगे? आपके भाषण के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, आपने ठीक कहा, आजादी के 75वें साल जब हम पूर्णता की ओर हैं, तो कांग्रेस ने जो 56 सालों तक शासन किया तो उसमें बहुत सारी चीजें मोदी जी के लिए करने के लिए छोड़ दी हैं। और मोदी जी ने 10 साल के अपने शासनकाल में लगभग इन विसंगतियों से आगे बढ़े हैं। आपने जिस मजदूर श्रेणी की बात की, वो सबसे ज्यादा लाभान्वित और प्रभावित अगर किसी से होती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से होती है, कैपेक्स। अगर सड़कें बनेंगी, अगर पुल बनेंगे, अगर रेलवे बनेगी, अगर एयरपोर्ट्स बनेंगे, तो तभी उन मजदूरों को उनका हक मिल पाएगा। और वर्तमान के जो हमारा बजट है उसमें 11 लाख करोड़ से अधिक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने प्रपोज किया है। इसलिए आपकी जितनी भी शंकाएं हैं इससे हो जाती हैं। सुनिए ना मेरी बात, जहां तक मैं सुनिए ना की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख की ओर बढ़ रही है और उसमें वो मजदूर वर्ग भी शामिल है। मैं दोबारा कहता हूं कि आप प्रोविडेंट फंड इनरोलमेंट से लेके रेहड़ी व्यवसायियों को मुद्रा लोन तक की अगर हम बात करें, स्ट्रीट वेंडर योजना की बात करें, मोदी जी का वो वर्ग सदैव केंद्र बिंदु में रहता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस देश में करोड़ों घरों का अगर निर्माण हुआ तो कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है? 50 करोड़ जनधन खाते अगर किसी को मिले तो वो इसी वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए, ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाता है। मैं एक छोटी सी बात इस पे घूम के आता हूं। देखिए, आदरणीय मुकेश जी बहुत ज्ञानवान प्रवक्ता हैं और किसी बात को वो किस तरीके से गोगली की तरह घुमाना है ये भी जानते हैं। अरे नहीं भाई, तो देखिए, इसीलिए मीडिया मैनेज कर रहे हो। सुनिए ना, तो देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की ये फूट डालो राज करो की जो नीति है वो कांग्रेस ने आज भी जिंदा रखी है। 6 अप्रैल 2014 को तेलंगाना में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि हम जितनी आबादी उसका उतना हक के आधार पर इस देश में एक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराएंगे और उसके बाद माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों, गरीब शब्द नहीं है, माइनॉरिटीज को उनका हक देंगे। ये माइनॉरिटीज के भाई बहन बैठे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, इस देश में आजादी के 75 सालों में 56 साल कांग्रेस ने राज किया और अगर इनकी आज दुर्व्यवस्था है तो इसके लिए किस शासन का अधिक योगदान है, इनको अपने आप में पूछना चाहिए। मैं कांग्रेस मैनिफेस्टो के 3 पॉइंट्स आपके सामने दोहराता हूं।
Congress will conduct a nationwide socio-economic and caste census to enumerate the caste and the subcaste and their socio-economic condition. Based on the data, we will strengthen the agenda of affirmative action. उसके बाद the economic empowerment of the minorities. गरीब क्यों नहीं? Economic empowerment of the minorities is a necessary step for India to realize its full potential. अगले बिंदु में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है वो गरीब के लिए लिखा अरे है। सुनिए, एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ये वही बात है जो मनमोहन सिंह ने कही थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है तो किसका है? माइनॉरिटीज का। हम कहते हैं इस देश के संसाधनों पर किसी का हक है तो गरीब का है। अगला बिंदु सुनिए, वी विल इंश्योर that the minorities receive their fair share of opportunities in education, healthcare, public employment. भैया, जब अल्पसंख्यक समाज को आपने वोट बैंक बनाकर छला, उसका विकास नहीं होने दिया, उसके दोषी अगर आप हो तो आप कांग्रेस का दल है। अगर मोदी जी की सरकार ने अगर 11 करोड़ शौचालय बनवाए तो वो किस समुदाय के अधिक बने? इस अल्पसंख्यक समुदाय के। अगर घर मिलता है, आयुष्मान से इलाज मिलता है, उज्ज्वला से गैस कनेक्शन मिलता है, ऐसे विभिन्न योजना से अगर लाभान्वित होता है तो वो ये समाज होता है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, भाजपा ने संतुष्टिकरण की राजनीति की। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यूथ हैं, क्या आपको लगता है रोजगार और तमाम चीजों में, महिला सुरक्षा के मामले में देश में सब ठीक? जी हाँ, मुझे तो लगता है सब ठीक है, लेकिन हमारा देश बेरोजगारी में 7वें नंबर पे आता है। तो ये लोग बोल रहे हैं रोजगार है, रोजगार है, तो रोजगार है तो है कहाँ? और अभी इन्होंने बोला कि फूड डालो योजना, तो वो तो सब जानते हैं कि कौन सी सरकार फूड डालती है, कौन सी नहीं डालती है, ये तो सभी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। दैट्स इट। आप क्या कहेंगे? मेरे काबिल दोस्त को इतना तक पता नहीं है कि माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम नहीं आते हैं, ये बात है ना? इसमें जैन भी आते हैं, इसमें पंजाबी भी आते हैं। इसलिए आपको अपना डेटा सुधारना होगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आप इनको हाथ दिखा के ऐसी बात कर रहे हैं ना कि माइनॉरिटी, आपने शायद शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें। दूसरी चीज इन्होंने एक और बात कही है। थोड़ा एक मिनट थोड़ा शब्दों की सब लोग मर्यादा रखें। रखें। क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऐसे दिखाया था। ना, आप भी जो कर रहे हैं वो उससे ज्यादा ठीक नहीं। आप कभी भी अगर हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हमें, आप मुझे एक चीज बताइए, माइनॉरिटी में आप कह रहे हैं सारे वर्ग आते हैं, आते हैं कौन आता है? एक मिनट, कौन आता है माइनॉरिटी में? एक मिनट जरा, एक मिनट, शिवम नहीं। अरे रुकिए, रुक जाइए। एक मिनट, माइनॉरिटी में कौन कौन आता है बताइए? जैन धर्म को आप नहीं देखते हैं क्या? आप बताइए कौन कौन आता है माइनॉरिटी में, ये बताइए। क्या पंजाबी माइनॉरिटी? एक मिनट, माइनॉरिटी बोर्ड जो बना है उसका आज तक अध्यक्ष किसी दूसरे समुदाय का क्यों नहीं है, ये बताइए। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी के बिहाफ पर, इसलिए क्योंकि ये कम है इसलिए इनको ज्यादा न्याय मिले, तो भैया फिर तो सबसे ज्यादा सिखों को और जैनों को और बौद्धों को मिलना चाहिए ना। आज तक अध्यक्ष नहीं बना, ईमानदारी की बात है कि नहीं? सही बताइए। और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें केंद्र में है, दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। ना, माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री तो आपने बनवाए, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने आदिवासी बनवा दिए, यही तो चल रहा है देश में। आप बताइए सर, आप कांग्रेस से कोई सवाल लेना चाहें, बीजेपी से कोई सवाल लेना चाहें? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं। वर्तमान समय में भोपाल से जुड़ा कोई सवाल पूछिए ना, ऐसा लग रहा है कि हम पीएम के लिए बात कर रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन भोपाल का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास तो नहीं हुआ। लेकिन जिस समय जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 17-18 सालों में जो सुधार हुआ है भोपाल में, वो मतलब इतना पहले कभी नहीं हुआ है। देखिए, एक बात मैं कहूं कि ये बात ईमानदारी से आप में से कई विचारधारा से कांग्रेस समर्थित हैं, कई बीजेपी समर्थित हैं। आज आपके ऊपर एक धर्म संकट ला रहा हूं मैं, दोनों के ऊपर। दोनों अपनी जन्मभूमि को, अपनी जमीन को मां कहते हैं और अपनी पार्टी को भी मां कहते हैं। अब ईमानदारी से बताइए कि जितना विकास होना था कांग्रेस के शासन में वो हुआ या नहीं? और मैं बीजेपी वालों से नहीं पूछूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, हो गया? आप अपनी जमीन पर खड़े, इस जमीन का जितना न्याय मिलना था मिल गया? आप अकेले? हाँ, ठीक है। अब आपको लगता है कि और कोई विकास की जरूरत नहीं थी? उसके बाद एक एक करके विकास की जरूरत है। अब जरा आप लोग बताइए, क्या बीजेपी ने भोपाल में 40 सालों से सांसद बीजेपी का, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी भोपाल में कोई समस्या है या नहीं, ये बताइए।
ईमानदारी से बताइएगा। देखिए भोपाल के लोग देख रहे हैं आपको। आज हमीदिया अस्पताल को देख लीजिए, 11-12 मंजिले और हजारों। ना मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी समस्या भोपाल में है या सब कुछ खत्म है? काहे की समस्या, कैसी समस्या बताइए। मेरी बात सुनिए, वो दीदी कह रही थी बेरोजगार हैं, वो 40,000 का मोबाइल कैसे रख रही? ना ठीक है, वो एक अलग चीज है। बेरोजगार अपना मोबाइल रख सकता है। मैं मुकेश जी के पास आता हूँ। मुकेश जी, अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बीजेपी की 3 सबसे बड़ी विफलताएं, बीजेपी की 3 सबसे बड़ी विफलताएं अगर आपको लगता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलाकर को आपको लगता है, और भोपाल के अंदर जो 3 बड़े काम जो नहीं हुए, क्योंकि आप भोपाल को आपने बहुत अच्छे से जिया है, बुंदेलखंड से भले ही आप आते हैं लेकिन भोपाल भी आपकी रग रग में शामिल है, तो वो जरा 3 मुझे दिखाइए, इनकी विफलता सबसे बड़ी और भोपाल की 3 सबसे बड़ी समस्याएं। देखिए, एक मिनट शांत रहें प्लीज 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 प्लीज। ऐसे भाई किसी की सार्वजनिक रूप से उपहास नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। 40,000 का मोबाइल 500 रुपया महीना की किस्त में आ जाता है। मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, आप प्लीज ऑन कीजिए। ठीक है मुकेश जी, जवाब दे रहे हैं। मैं 1 मिनट। और अच्छा, ये कह रहे हैं लाडली बहना के पैसों से लिया है उन्होंने। पब्लिक कह रही है कि वो किस्त लाडली बहना से जाती है। अगर लाडली बहना के पैसे से भी लिया है तो इसमें उपहास करने का विषय क्या है? ये तो आपकी उपलब्धि है, तो इसमें हंसी उड़ाने की क्या बात है? चलिए 1 मिनट, अब सीरियस मैटर पे आते हैं। अगर लाडली बहना के तहत कोई अगर कुछ ले लेगा तो आप उसकी हंसी उड़ाओगे? ना मुकेश जी, चलिए प्लीज हो गया सर, हो गया एंटरटेनमेंट हो गया। अब मुद्दे पर आ जाते हैं प्लीज। आपने पूछा कि भोपाल के लिए 3 जरूरी चीजें क्या है। हाँ, देखो, इसके पहले बीजेपी के प्रत्याशी आए थे, उन्होंने कहा था कि विस्तार की जगह भोपाल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।